हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर का टॉपिक है वर्क। दोस्तों, रियल लाइफ सिचुएशंस में ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि किस सिचुएशन में हम कहें कि वर्क हुआ है और किस सिचुएशन में कहें वर्क नहीं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए आप कार में बैठे और आपने इग्निशन ऑन किया, मतलब इंजन ऑन हो गई, लेकिन गाड़ी अभी न्यूट्रल में। तो क्या कार आगे बढ़ेगी? क्या नहीं बढ़ेगी। तो चूंकि कार के ना पोजीशन में कोई चेंज है, ना उसके स्पीड में कोई चेंज है, ना ही उसके शेप और साइज में कोई चेंज है, तो कार पे कोई वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? तो कार पे कोई वर्क नहीं हुआ है। कब तक हम कहेंगे कार पे कोई वर्क नहीं हो रहा है? जब तक गाड़ी न्यूट्रल में, भले इंजन ऑन है। ठीक है। हम क्यों ऐसा कह पा रहे हैं? क्योंकि बहुत कॉमन सेंस है कि वर्क मतलब आउटपुट। वर्क इज रिलेटेड टू आउटपुट। भाई इंजन बंद रहती तब भी कार वहीं की वहीं खड़ी रहती, इंजन चालू होने पर भी कार वहीं की वहीं बनी हुई है। मतलब कि इंजन चालू होने पर कोई ऐसा आउटपुट या चेंज देखने को हमें नहीं मिला कार में। इसलिए हम कहेंगे कि कार पे कोई वर्क नहीं हुआ है जब तक कार न्यूट्रल में है। ठीक। अब जैसे ही आपने क्या किया, गियर लिया, फर्स्ट गियर लगा दिया, अब क्या होगा? कार जो पहले रेस्ट में थी, जिसका स्पीड 0 था, अब धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी जैसे जैसे आप एक्सीलरेट करेंगे। अब क्या हो रहा है? अब हमको आउटपुट देखने को मिल रहा है। आउटपुट मतलब क्या है? चेंज दिख रहा है ना। पहले कार रेस्ट में थी, अब स्पीड में, तो उसकी स्पीड में चेंज आया, उसके पोजीशन में, उसकी स्थिति में चेंजेस आए हैं। तो हम कहेंगे कि भाई आउटपुट कुछ देखने को मिल रहा है, इसलिए कार पे वर्क हुआ है। तो वर्क इज रिलेटेड टू आउटपुट। और आउटपुट मतलब क्या है? आपको कुछ चेंजेस दिखने चाहिए। चाहे तो ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंज दिखे, गति में परिवर्तन, चाहे तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन में यानी हाइट में, ऊंचाई में परिवर्तन दिखे, या तो ऑब्जेक्ट के शेप साइज यानी आकार अथवा आकृति में परिवर्तन दिखे। जब ये परिवर्तन दिखेगा तभी हम कहेंगे कुछ आउटपुट मिला है, और तब जाकर के हम कहेंगे वर्क हुआ है। मगर यहाँ सोचने वाली बात यह है और समझने वाली बात कि कार को गियर में लगाते ही ऐसा क्या हुआ जिससे हमको आउटपुट मिल गया? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि कार को जैसे ही आपने गियर में लगाया, इंजन से एनर्जी ट्रांसफर होके कहां चले गई? कार के व्हील्स में, है ना। देखिए, इंजन तो पहले भी ऑन थी जब गाड़ी न्यूट्रल में थी, एनर्जी को तब भी प्रोड्यूस कर रहा था, बट एक चीज नहीं हो पा रहा था, एनर्जी का ट्रांसफर। लेकिन जैसे ही गियर में आपने लगाया, तो इंजन से आने वाली शाफ्ट जो एनर्जी कैरी की हुई थी, वो गियर्स के थ्रू अपने एनर्जी को कार के व्हील्स में ट्रांसफर कर दी। और जैसे ही कार के व्हील्स में एनर्जी गई, अब क्या हुआ? कार मोशन करना चालू कर दी और कार में वर्क होना चालू हो गया, मतलब कुछ आउटपुट देखने को मिला। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने कि वर्क इज रिलेटेड टू आउटपुट। फिजिकल लाइफ सिचुएशंस में, रियल लाइफ सिचुएशंस में, आप कोई भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, वो केवल एनर्जी प्रोड्यूस करे तो हम वर्क नहीं बोलेंगे, वो एनर्जी ट्रांसफर होना चाहिए और कुछ आउटपुट दिखना चाहिए, है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया हमको कि वर्क हम कब कहेंगे कि वर्क हो रहा है? हम कहेंगे जब हमको कोई आउटपुट मिले। और आउटपुट कब मिलेगा? जैसे कार के केस में कब मिल रहा था? जब एनर्जी ट्रांसफर होगा, जिसे कहते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण। और जब कभी भी एनर्जी ट्रांसफर होगा तो ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस देखने को हमको मिलेंगे। तो या तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट की स्पीड में, मतलब गति में परिवर्तन, या तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के पोजीशन में यानी कि ऊंचाई में, है ना। ये अर्थ फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, मतलब अगर हम अर्थ में है, पृथ्वी में है, तब की बात हो रही है। ठीक है। तो या तो चेंज होना चाहिए स्पीड में, या तो चेंज होना चाहिए उसके पोजीशन या हाइट में, या तो ऑब्जेक्ट के शेप या साइज, आकार एवं आकृति में परिवर्तन होना चाहिए। इनमें से कोई भी चेंज अगर आपको दिख रहा है, तब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ है। और अगर इनमें से कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट में वर्क नहीं हुआ है। बस इतना सिंपल सा है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है ना, आपके क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बट एक कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो राजू है, ये इस ट्रॉली को खींच रहा है। तो राजू इज पुलिंग द ट्रॉली। क्या कर रहा है? कौन सा केस है ये? पुलिंग वाला केस है। पुलिंग मतलब खींचना। तो पुल करने से क्या होता है? पहले जो ट्रॉली है किस में रही होगी? रेस्ट में रही होगी। रेस्ट मतलब इसका स्पीड कितना रहा होगा? 0, है ना। रेस्ट मतलब विराम अवस्था, तो स्पीड 0 है। जैसे ही इसने खींचना चालू किया, अब क्या हो गया? ये मोशन में आए। और जाहिर सी बात है, मोशन में है मतलब अब उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पर चेंज इन स्पीड
मैंने कहा ना आपको इन 3 पैरामीटर से ही आपको चेक करना है कि वर्क हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस वाले केस में, ट्रॉली वाले केस में क्या हो रहा है कि इसके स्पीड में चेंज आ रहा है, पहले 0 था, अब स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वर्क हुआ है। तो जहां जहां पर मैं राइट टिक कर रहा हूं वहां वहां पर वर्क हुआ है। यहां पर देखिए ये जो बंदा है इसने क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा है, इज लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट। ये कौन सा केस है, इट इज द केस ऑफ लिफ्टिंग। देखिए ये सब ना कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखिए जब क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यही कीवर्ड से पूछा जाता है। पहला कीवर्ड हमने क्या देखा, पुलिंग मतलब खींच रहा है। ये क्या है, लिफ्टिंग, लिफ्टिंग मतलब उठा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब ये लिफ्ट कर रहा है तो इसके हाइट में देखिए चेंज आ रहा है, यहाँ पर हाइट कुछ और है, यहाँ पर हाइट बढ़ गई और यहाँ पर हाइट और बढ़ गई। इसका मतलब जैसे जैसे लिफ्ट होते जा रहा है, तो ड्यूरिंग व्हाइल लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट्स इंक्रीज्ड, है ना। तो चूंकि इसके हाइट में चेंज आ रहा है इसलिए हम क्या कहेंगे, भाई वर्क हुआ है, क्योंकि कुछ आउटपुट तो मिला डेफिनेटली, और इसने, ये जो पर्सन है इसमें क्या किया, एनर्जी ट्रांसफर किया, तभी तो आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो पोजीशन में चेंज है, हाइट में चेंज है, तो यहाँ पर भी क्या कहेंगे, डेफिनेटली वर्क हुआ है ना। क्यों हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के हाइट में चेंज आ रहा है। व्हाट इज हाइट, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। पृथ्वी से, धरती से जो ऊंचाई है वो इसी को, है ना, धरती से दूरी है वस्तु की, उसी को हम क्या कह रहे हैं, ऊंचाई कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ऊंचाई में परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर देखिए जो फ्रूट्स हैं वो पेड़ से गिर रहे हैं, फ्रूट्स फॉलिंग, तो फॉलिंग वाला केस है ना, गिर रहा है नीचे की ओर। तो पहले ये फल यहाँ पर रहा था, है ना, पेड़ पर लगा हुआ था, और जैसे जैसे फल नीचे गिरते जा रहा है उसका जो हाइट है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब ग्राउंड से उसकी दूरी क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है, मतलब उसके हाइट में चेंज आ रहा है, इसका मतलब वर्क हुआ है ना। तो बड़ा आसान है जब आप इस कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि 3 पैरामीटर्स में से ही हमको चेक करना है। नाउ अ पर्सन इज पुशिंग द वॉल, है ना, दीवार को धक्का दे रहा है। अब ये सुबह से शाम तक भी धक्का देते रहेगा, इसका स्वेटिंग होगा, पसीना निकलेगा, सब चीज होगा, लेकिन कोई आउटपुट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। दीवार जहां थी वही है, ना कि दीवार के पोजीशन में कोई चेंज आएगा, ना ही उसके स्पीड में कोई चेंज आएगा, ना ही उसके शेप और साइज में कोई चेंज आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, नो वर्क, नो वर्क, है ना। तो कौन सा केस है, पुशिंग द वॉल, है ना, केस भी ध्यान में रखेंगे, पुशिंग द वॉल, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के, कुछ स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चंस जरूर आते हैं कि सर ये तो धक्का जब दे रहा है भाई इसका तो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है ना, आप कहीं पर भी ताकत लगाएंगे तो डेफिनेटली स्वेटिंग होगा, वो सारी चीजें हो रही है, बट यहाँ पर बात हो रही है वर्क, मतलब आउटपुट कुछ मिलना चाहिए। एनर्जी कंज्यूम हो रहा है ठीक है, बट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है ना। और आउटपुट देखने के लिए चेंजेस देखने, जो कि यहाँ पर दीवार में देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो नो वर्क। यहां पर देखिए प्रेसिंग द बलून, ये कौन सा केस है, प्रेसिंग द बलून। तो ये सिंपल केसेस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जरूरी है। जब कभी भी आप बलून को प्रेस करते हैं वॉल के अगेंस्ट, जैसे ये बोर्ड है यहाँ पर और बोर्ड में बलून लिया उसको प्रेस कर रहे हैं, तो बलून के पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो रेस्ट में है, लेकिन उसका शेप बदल जाएगा क्योंकि अंदर एयर है ना, आप जैसे दबाएंगे तो कंप्रेस होगा, है ना। तो यहाँ पर किस में चेंज आ जा रहा है, शेप कहिए या साइज कहिए, चेंजेस। और चूंकि शेप और साइज में चेंज आ रहा है इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पर वर्क हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हुए हैं, शायद किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे होंगे। तो स्टैंडिंग पोजीशन, ये कैसा पोजीशन है, स्टैंडिंग। तो एक और कीवर्ड आप समझिएगा, जब कभी भी कोई व्यक्ति खड़े हुए हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो उस पोजीशन में ना ही उस पर्सन के हाइट में कोई चेंज है, यानी ना ही स्पीड में कोई चेंज है, ना ही उसके बॉडी आई मीन शेप और साइज में कोई चेंज है। तो वर्क हुआ कि नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ, नो वर्क इज डन, जीरो वर्क। तो ये स्टैंडिंग पोजीशन जहां कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में दिखता है वहां पर आप कैसा लेंगे, नो वर्क। उसके बाद स्टूडेंट्स आर रीडिंग द बुक्स। लिसन अगेन, बुक्स पढ़ते हुए या जब कभी भी हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमें फिर भूख प्यास लगता है, एनर्जी कंज्यूम होता है, नो डाउट। बट यहाँ पर कैसा वर्क का बात हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रहा है कि कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। क्या बुक्स के पोजीशन, स्पीड और शेप साइज में कोई चेंज आ रहा है क्या पढ़ने के दौरान, नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी कैसा केस है, ये नो वर्क। सिंपल सा लॉजिक है, आपको यही 3 चेंजेस को देखना है हर एग्जाम्पल। ये कैसा केस है,
इट इज नॉट लिफ्टिंग, इट इज द केस ऑफ होल्डिंग। देखिए होल्डिंग और लिफ्टिंग का कीवर्ड्स है, इनमें डिफरेंस समझिए। लिफ्टिंग मतलब उठा रहे हैं किसी चीज को, और होल्डिंग मतलब उठा करके एक जगह पर इस तरीके से रखा हुआ है ना। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वेट लिफ्टर ने वेट को उठाया और एक जगह पर वेट अब रखा हुआ है। अब चूंकि वेट एक जगह पर आ गया है तो ना इसके पोजीशन यानी हाइट में कोई चेंज है ना, ना इसके स्पीड में कोई चेंज है, पहले भी रेस्ट में था अभी भी रेस्ट में है, और स्पीड कितनी है 0, ना ही इस वेट के शेप और साइज में कोई चेंज है। तो क्या कोई वर्क हुआ कहेंगे? नहीं। तो होल्डिंग का केस भी कैसा है? नो वर्क। होल्डिंग, स्टैंडिंग, रीडिंग, ये सारे के सारे जो है नो वर्क है, कोई कार्य नहीं हुआ है। ये पूरा स्लाइड्स में जो 3 एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको, इनमें किसी में भी वर्क नहीं हुआ है। नेक्स्ट, हु डज वर्क। चाहे आप कार का एग्जांपल लें, चाहे वो राजू ट्रॉली को खींच रहा था उसका एग्जांपल देख लें, इन दोनों जगह पर वर्क हो रहा है। बट ऐसा क्या चीज है जो वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर इज फोर्स। आप जब फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे मैं ही ट्रॉली को खींच रहा हूं तो मैंने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। जब आपने गाड़ी को न्यूट्रल से गियर में लगाया, फर्स्ट गियर में लिया, तो गियर्स के थ्रू व्हील्स में क्या ट्रांसफर है? डेफिनेटली एनर्जी ट्रांसफर है, लेकिन मीडियम क्या बना ट्रांसफर होने का? फोर्स। इंजन फोर्स लगा रहा है ना। जब वॉल को धक्का दे रहे हैं, हालांकि वो धक्का वर्क आउटपुट नहीं दे पा रहा, बट यू आर अप्लाइंग द फोर्स, तो इट इज द फोर्स ओनली विच डज वर्क, है ना। तो वर्क इज डन बाय, आप ऐसा नहीं कहेंगे दोस्तों कि मशीन वर्क कर रहा है, राजू वर्क कर रहा है, नहीं, है ना। चाहे मशीन हो चाहे राजू हो, अप्लाई क्या कर रहा है? फोर्स। तो वर्क इज डन बाय फोर्स ओनली। कार्य कौन करता है? बल। बल जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्क डन बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। देखिए कीवर्ड्स आपको देखने को मिल गए ना, स्टैंडिंग है, खड़ा हुआ है, तो खड़ा हुआ है तो कोई वर्क होगा क्या? नहीं। अभी समझाया मैंने, तो 0। और ये क्या लिखा है? जूल। 0 जूल। जूल होता है ऐसा यूनिट है वर्क का, ये आगे के स्लाइड्स में आएगा वो, है ना। तो कीवर्ड्स देखिए, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन नो वर्क डन। अब देखिए इन ऑप्शंस में से वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जहां पर वर्क नहीं हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कपिल स्टैंड्स विद अ वेट ऑफ 10 kg ऑन हिज शोल्डर। अब कपिल जो है अपने शोल्डर, कंधे पर 10 किलोग्राम का वजन रखा हुआ है और खड़ा हुआ है। अगेन स्टैंडिंग पोजीशन है, तो भाई एक जगह पर बना हुआ है वो वेट लेकर के। जब एक जगह पर बना हुआ है तो ना उस वेट के, ना कपिल के पोजीशन में कोई चेंज है, ना उसके स्पीड में कोई चेंज है, और ना ही शेप और साइज में कोई चेंज है। एक कैसा केस हो जाएगा दोस्तों? इट इज द केस ऑफ नो वर्क। ठीक है। सचिन वॉक्स, दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ए हो जाएगा, क्योंकि हमको नो वर्क वाला देखना था, पहला ऑप्शन ही नो वर्क। बट वहां के ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सचिन वॉक्स 4 किलोमीटर। सचिन चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, सचिन हो सकता है कहीं चढ़ाव में भी चढ़ सकता है ना, कहीं पर क्या बोलना चाहिए, उसकी स्पीड में चेंज आ सकता है। ठीक है। अच्छा, जब वो चढ़ाव में चल रहा है तो क्या चीज चेंज हो रही है? उसका हाइट में चेंज आ रहा है, चेंज इन हाइट, ऊंचाई में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है। सपोज करो फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते जा रहा है, तो फ्लाईओवर के ऊपर पहले चढ़ेगा तो हाइट बढ़ते जा रही है उसकी, और उसके बाद जब उतरेगा तो हाइट में चेंज आएगा। तो वॉक में तो वर्क होगा, है ना, बिल्कुल वर्क होगा, तो वर्क होगा। फिर अ पोर्टर कैरीज वेट फ्रॉम अ बस टू अ कार। अगेन वेट को बस से कार में ला रहा है, तो इस दरमियान स्पीड चेंज होगा, उसकी पोजीशन में चेंज आएगा वेट की, तो यहां पर भी वर्क हो रहा है। अरुण प्लेस क्रिकेट ऑन द फील्ड। जो भी क्रिकेटर्स हैं जो फील्ड में एक्चुअल में है, अगर कोई फील्डर की ही बात करें तो कभी जब वो कैच ले रहे हैं तो जंप किया तो हाइट में चेंज आया, है ना। रनिंग कर रहे हैं तो स्पीड कम ज्यादा होगी, तो यहाँ पर भी वर्क हो रहा है। तो ऑप्शन बी, सी और डी में अगर आप देखेंगे तो तीनों में वर्क हो रहा है, बट ऑप्शन ए जो है नो वर्क का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वही पता लगाना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें वर्क नहीं हो रहा है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। अ विंड मिल रेजिंग द वाटर फ्रॉम वेल। एक पवन चक्की है जो पानी को कुएं से बाहर निकाल रही है। तो देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जब वाटर को आप नीचे से ऊपर ला रहे हैं तो हाइट में चेंज आ रहा है ना, तो डेफिनेटली वर्क यहाँ पर हुआ है ना, बिल्कुल श्योर शॉर्ट रही है। चेंजेस आ रहे हैं हाइट स्पीड में, तो वर्क हुआ है, नो डाउट। A donkey put a weight on his back. ये डंकी है, गधा है, अपने बैक पर क्या रख लिया है इसने? वेट को रख लिया। अगेन अगर इस डंकी की बात करें या इस वेट की ही बात कर रहे, तो वेट में कोई भी चेंज देखने को मिल रहा है आपको? वेट का स्पीड कितना है? रेस्ट में है, मतलब स्पीड 0। और क्या ये चेंज हो रहा है क्या स्पीड? नहीं, क्योंकि डंकी एक जगह पर खड़ा हुआ है। बस उसने क्या, देखो क्वेश्चन वर्ड्स को ध्यान देंगे। डंकी पुट अ वेट, पुट अ वेट मतलब
कंधे पर या बैक पर अपने वेट को रखा हुआ है और एक जगह पर बना हुआ है। क्या यहाँ पर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग ऐसा वर्ड यूज किया है? नहीं किया है ना। केवल बोला है कि अपने बैक पर वेट को रख लिया है, अब वो उस जगह पर बना हुआ है। तो ना इस वेट के स्पीड में कोई चेंज है, ना ही इसके पोजीशन में कोई चेंज होगा, और ना ही इसके शेप और साइज में कोई चेंज होगा। तो कैसा केस है? ये है नो वर्क वाला केस, नो वर्क। ठीक है। सुमन इज स्विमिंग इन अ पूल, अगेन स्विमिंग के दरमियान हाइट और स्पीड में चेंज आएगा, तो डेफिनेटली यहां पर वर्क हो रहा है। फिर इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, अगेन कीवर्ड क्या आ रहा है? पुलिंग। पुलिंग मतलब खींच रहा है उसको, मतलब ट्रेन पहले अगर रेस्ट में थी, इंजन चालू हुआ, अब ट्रेन स्टेशन से निकलने जा रही है, तो इंजन ट्रेन को खींचना चालू करेगा तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना। तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा? वर्क होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा नो वर्क वाला? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हेन अ मैन पुशेस अ वॉल बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट, जब एक व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है बट फेल्स, है ना, दीवार विफल हो जाता है, मतलब दीवार थोड़ी खसक जाएगा, वो दीवार है किस काम का? जो धक्का देने से खसक जाए। तो यहाँ पर कोई वर्क होगा क्या? ये सब एग्जांपल्स हम पहले देख चुके। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ वर्क एंड फॉर्मूला। फिजिक्स में दोस्तों हम जो भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं उनको मेजरमेंट लिया जाता है, है ना, उसका मापन किया जाता है, और मापन के लिए हमारे पास फॉर्मूले होने जरूरी है। तो यहाँ पर हम एक बेसिक फॉर्मूला क्या है वर्क का, पहले वो देखेंगे, उसके बाद फिर एक्चुअल फॉर्मूले में जाएंगे। सपोज करिए ये ग्राउंड है ना, अर्थ है, धरती है, और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट में दो फोर्सेस लग रहे हैं। पहला फोर्स ऑब्जेक्ट में लग रहा है F, और दूसरा फोर्स है ऑब्जेक्ट में F डैश, है ना। ये F है और ये क्या है? F डैश। तो देखिए जो F डैश है वो क्या कर रहा है? इसको नीचे की ओर दबा रहा है, और ये जो F है वो क्या कर रहा है? इसको आगे की ओर धक्का दे रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करें ये ग्राउंड है और ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो जो F डैश है ना, देखिए F डैश जो है वो ऐसे नीचे की ओर लग रहा है, तो ये जो F डैश है ये तो कोई वर्क करेगा नहीं, है ना, क्योंकि देखिए अगर केवल F डैश लग रहा है, देखिए मैं लगा रहा हूं F डैश, तो क्या कर रहा है? इसको नीचे की ओर दबा रहा है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए ये F डैश कोई वर्क नहीं करेगा। ये जो F है जो कि सीधा लग रहा है, इस ग्राउंड के पैरेलल समानांतर में लग रहा है, तो ये देखिए ये वाला फोर्स वर्क कर रहा है। तो जब हम यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स इनटू, और ये फोर्स कितने दूर तक लग रहा है, तो ये कितने दूर तक लग रहा है वो किससे पता लगाएंगे? डिस्प्लेसमेंट से, है ना। तो देखिए पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन x में था और अब ऑब्जेक्ट पोजीशन आ गया y में, तो x से y गया तो कितना विस्थापन हुआ? तो कितना विस्थापन हुआ? s। इसी s को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मगर समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ऑब्जेक्ट में दो फोर्सेस लग रहे हैं, F डैश लग रहा है, F लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है F। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला F इंटू एस, है ना। तो इस फॉर्मूले में जो समझने वाली बात है वो क्या है कि जब कभी भी आपको ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने का पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि जब कभी भी वर्क डन को हम लिखते हैं ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कौन सा फोर्स है? तो ये कौन सा फोर्स आएगा? वो फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन की दिशा में जो बल है उस बल को यहां पर लेना है कार्य के सूत्र में, ये बल गुणा विस्थापन में। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर आया है, और यही इस स्लाइड का कंक्लूजन है कि कौन सा फोर्स लेना है जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ वर्क। देखिए इसको मैं बता देता हूं, लेकिन एक चीज और, ये जो जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा इसके बाद जो है, ये सारे के सारे चैनल के प्लेलिस्ट, अगर आप आरआरबी जनरल साइंस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में यूनिट्स और मेजरमेंट यानी कि मात्रक एवं मापन, उसको मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है। जितने फिजिकल क्वांटिटीज, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला, सबके यूनिट्स वहां पर हमने निकाले हुए हैं, तो जो नहीं देखे हैं वहां पर विजिट कर सकते हैं यूनिट्स के लिए पर्टिकुलर। चलिए यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ कि यूनिट्स क्या होते हैं वर्क के। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसआई यूनिट। तो वर्क का यूनिट निकालने के पहले कुछ चीजों को समझते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाया, अच्छा ब्रैकेट लगा रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब हम इनके यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? अभी हम एसआई सिस्टम में अगर बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है एसआई सिस्टम में मीटर, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन डैश मीटर, और इसी 1 न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं? 1 जूल। और
कैपिटल जे लिखते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम में है तो ऑनर देने के लिए कैपिटल जे। तो जो 1 जूल, दिस इज एक्चुअली एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ये कौन सा यूनिट हो गया? एसआई मात्रक, है ना, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। फिर इसी वर्क का यूनिट एक और हो जाएगा सीजीएस सिस्टम में। देखिए क्या होगा, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या रहता है? 1 डाइन, है ना। और फिर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो जाता है 1 सेंटीमीटर। दोनों मिलकर के बनेगा 1 डाइन सेंटीमीटर, और इसी 1 डाइन सेंटीमीटर को हम कहते हैं 1 अर्ग। तो ये जो है ये एक्चुअली सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क है। दिस इज सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, है ना। अब देखिए सीजीएस यूनिट और एसआई सिस्टम में ना क्या बोलना चाहिए, एक रिलेशन होता है, और ये रिलेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, और सीजीएस यूनिट में लेंथ का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। दोनों का रिलेशन क्या है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से एसआई यूनिट में फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है डाइन। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन है 10⁵ डाइन। ये सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं वो पूछे जा चुके हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जूल और अर्ग के बीच का भी रिलेशन है। जूल क्या है? एसआई यूनिट है वर्क का, अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है वर्क का। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। चलिए अब आ जाते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशंस की बात करें तो ये होता है एफ एस। इन सबको जैसा कि मैंने बताया लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने बताया है कैसे निकालते हैं। तो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा एल। तो ये मिल करके बनेगा ml2t-2। तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। चलिए, तो वर्क स्केलर है कि वेक्टर है? तो वर्क इज एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी, मतलब वर्क जो है अदिश राशि है। तो अगर अदिश है तो इसमें डायरेक्शन है क्या? नहीं, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, नो डायरेक्शन। ठीक है। तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट है, वर्क जो है ये 0 पॉजिटिव और नेगेटिव सब हो सकता है। वर्क में भी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, कब 0 होगा, कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, ये सारी चीजें हमको आगे के स्लाइड्स में देखना है ना। और वर्क जो है, जब देखिए कोई भी क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, वो डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। चलिए अब मैं ये एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बारे में आपको कुछ बता देता हूं, उसके बाद वापस इसमें आएंगे। देखिए एक्चुअल में वेक्टर को हम डील करेंगे एक अलग लेक्चर में, बट अभी चूंकि यहाँ पर यूज हो रहा है तो एक छोटा सा बेसिक्स आप समझ लीजिए। सपोज करिए मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिखा 10 मीटर। तो ये जो 10 मीटर है इसमें अभी कोई भी डायरेक्शन आया क्या? नहीं, केवल और केवल 10 मीटर है, मतलब उसका मापांक है, मैग्नीट्यूड है। तो इसे हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो केवल क्या लिखेंगे? एस। क्या लिखेंगे? एस, है ना। लेकिन अगर मैंने अगले लाइन में लिख दिया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर अलोंग ईस्ट। अब देखिए 10 मीटर हो गया मैग्नीट्यूड, और ये अलोंग ईस्ट क्या हो गया? डायरेक्शन, है ना। इसको अगर आप देखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब चाहे मापांक कहिए चाहे परिमाण कहिए, और ये जो अलोंग ईस्ट है ये क्या है? उसका डायरेक्शन, मतलब कि दिशा, है ना। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? 10 मीटर अलोंग ईस्ट, मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एस के ऊपर लाइन लगाएंगे, मतलब ये क्या कहलाता है? दिस इज एस वेक्टर, और ये एस का मैग्नीट्यूड। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये एक्चुअल में क्या लिखा है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन है, ये प्रोडक्ट है ये, है ना। दो सदिश राशियों का गुणनफल कार्य कहलाता है वो, कौन है ना। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? आपका वर्क कहलाता है। तो दोस्तों वेक्टर में ना जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो दो प्रकार के हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिनमें आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो जो क्वांटिटी मिलती है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो भी वेक्टर ही होती है। और एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसमें क्या होता है? दो वेक्टर्स क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के बाद जो क्वांटिटी मिलती है वो होती है स्केलर।
इसलिए यहां पर जो वर्क है वो कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। वो कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब बल सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, दोनों का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है ना। वेक्टर्स में दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में। बट वर्क कैसा है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। और ध्यान देंगे यहाँ एफ के ऊपर क्या है, एरो लगा है। इसका मतलब ये केवल मैग्नीट्यूड नहीं है, यहाँ पर डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल में बताया था, एस वेक्टर लगा दिया मतलब डायरेक्शन के साथ है। तो यहाँ पर एफ डॉट एस दो वेक्टर्स का कैसा है, डॉट प्रोडक्ट। ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, इसलिए इसको है ना, मतलब क्या बोलना चाहिए, हल्के में नहीं लेंगे इस लाइन को। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो वर्क है वो कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है कि सदिश गुणनफल है। तो आप किसमें टिक करेंगे, जो कार्य है, इंग्लिश वाले तो देख ही लिए डॉट प्रोडक्ट है, तो कार्य क्या है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है। हिंदी वालों के लिए भी लिख देता हूं, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। चलिए आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ वर्क। अच्छा देखिए, अब एक्चुअल फॉर्मूला, वो तो बेसिक्स हम देख रहे थे कि वो फोर्स को लेने जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये ट्रॉली है और ये हैंडल है, और ये जो व्यक्ति है इस ट्रॉली को क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो जब ये फोर्स लगा रहा है ना, सपोज करिए ये फोर्स है, ये फोर्स वेक्टर, तो इस फोर्स के दो हिस्से होंगे। जैसे सपोज करें, ये फिर से मैं वही बता देता हूँ, सपोज करिए ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली का हैंडल है जो मेरी उंगली है, और मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है, मैं फील कर पा रहा हूं, ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं इसका कुछ पोर्शन इसको दबाने का काम कर रहा है, मतलब नीचे, और कुछ पोर्शन इसको आगे की ओर धक्का दे रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट आएगा जो कि राइट साइड आएगा इस तरफ, जो कि इस ट्रॉली को आगे धक्का दे रहा है, और दूसरा कंपोनेंट इसी फोर्स का वो क्या कर रहा है, ट्रॉली को दबाने का काम कर रहा है। तो सपोज करें अगर ये एंगल हमने थीटा लिया, ये वाला एंगल, तो ये जो कंपोनेंट होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, एफ कॉस थीटा। हाँ, ये कैसे आता है वो वेक्टर के लेक्चर में देख लेंगे। बट यहाँ पर ये थीटा से लगा वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या कहलाएगा, एफ कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर जो आएगा यहाँ पर, इसके जो परपेंडिकुलर आएगा नीचे की ओर, वो कहलाएगा दोस्तों, दिस इज एक्चुअली एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए एक फोर्स लग रहा है ऐसा, एक फोर्स लग रहा है ऐसा ऑब्जेक्ट में, और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो कैसा है, राइट साइड। तो अगेन देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, दिस इज एफ कॉस थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और ये क्या है आपका एफ साइन थीटा। ये ऑब्जेक्ट में दो फोर्सेस लग रहे हैं इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट को मैंने, ये ऑब्जेक्ट है ना। अब बताएंगे यहां पर कौन सा फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, डेफिनेटली एफ कॉस थीटा। तो यहां पर जब वर्क का फॉर्मूला आएगा, तो अभी हमने देखा था उस फोर्स को लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, तो यहाँ एफ कॉस थीटा इंटू क्या होगा, एस, और ये क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, है ना। बेहद समझने वाली बात यहाँ पर क्या है वो समझेंगे कि यहाँ पर जो ये एफ है, एफ, ये क्या है, दिस इज, एफ के ऊपर वेक्टर का साइन है क्या, एरो है क्या दोस्तों, नहीं है, इसलिए ये केवल और केवल क्या कहलाएगा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब बल का परिमाण। और जब कभी भी हम बात परिमाण की करते हैं, मैग्नीट्यूड की, तो ये हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। जो एस है वो क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का परिमाण। चूंकि ये भी मैग्नीट्यूड है तो ये भी कैसा रहेगा, यहां पर हमेशा पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और ये जो थीटा है, ये थीटा जो है ये क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब देखिए ये फोर्स का डायरेक्शन है, क्योंकि ये फोर्स लगा रहे हैं वो हैंडल के थ्रू ही ट्रॉली में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गया फोर्स का, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया ये,
ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। भाई ऐसे बढ़ रही है ना आगे, तो ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का, तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, थीटा। मतलब बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का एफ एस कॉस थीटा, और इसी एफ एस कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, एक्चुअली यही एफ एस कॉस थीटा को लिखते हैं एफ डॉट एस, है ना। इसी का मतलब होता है एफ एस कॉस थीटा, दिस इज डॉट ना, इसको अच्छे से बनाएंगे, ये क्या है, डॉट। हाँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट, एफ डॉट एस मतलब एफ एस कॉस थीटा। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला हो गया आपके वर्क डन का। यही फॉर्मूला अब हमको आगे यूज करना है। अब हम इसके बाद देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क, और उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट और थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, और फिर हम सीधा स्विच करेंगे आपके क्वेश्चंस में और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसमें। तो पेशेंस बना करके बैठे रहिए। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप बिल्कुल नोट्स बनाते चलें, बहुत बेनिफिट आएगा। केवल रेलवे के एग्जाम्स में काम आ रहा है ये नोट्स, ऐसा नहीं होगा। पूरे इंडिया में कहीं पर भी जनरल साइंस हो रहा है वहां पर वर्क आएगा, और जहां वर्क आ रहा है वहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल काम में आएगा। इसलिए नोट्स बनाते चलें, ठीक है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जैसे भी नोट्स बनाते चले। हिंदी वाले मैं जो बोल रहा हूँ उससे नोट्स बना रहे, इंग्लिश वालों के लिए तो मैं लिख के ही चल रहा हूँ, है ना। तो प्लीज नोट्स बनाते चलिए। चाहे एसएससी में जनरल साइंस हो, आपके स्टेट के पीसीएस व्यापम के जनरल साइंस हो, यूपीसीएस का जनरल साइंस हो, यूपीएससी का, है ना, और फिर रेलवे के तो किसी भी एग्जाम्स में लगेंगे ही आपके जनरल साइंस में, जहां पर भी है, चाहे एएलपी हो, जेई हो, है ना, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी का सीबीटी 2 हो, सब जगह पर जहां पर भी जनरल साइंस का सेक्शन है सिलेबस में है वहां पर वर्क रहेगा, और वर्क रहेगा तो सारे कॉन्सेप्ट सामने आएंगे। और डेफिनेटली मैं पूरे एस्पेक्ट्स को कवर करते चल रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कोई कोई लोग को हैवी भी लग रहा होगा, कितना सारा क्या क्या चल रहा है, नहीं, लेकिन आप समझिएगा अभी रेलवे के भी जो आप एनटीपीसी के पेपर देख रहे हैं जो हो रहे हैं अभी, उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आपको अपना लेवल भी क्या करना है, बढ़ाना है। चलिए कम टू द पॉइंट। अब वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा, ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। हालांकि बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात क्या है पता है, कि अभी हमने देखा एफ मैग्नीट्यूड है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एस मैग्नीट्यूड है, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो एक्चुअल में ना वर्क का नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना केवल और केवल किस पर डिपेंड है, कॉस थीटा के वैल्यू पर। क्योंकि कॉस थीटा जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो वर्क कब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो होगा, ये कौन बताएगा, कॉस थीटा बताएगा, ठीक है। बाकी एफ और एस तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और जीरो भी हो सकते हैं किसी किसी केस में, बट नेगेटिव कभी नहीं होंगे, है ना। और कॉस थीटा तीनों हो सकता है। तो कॉस थीटा के लिए मैं यहाँ पर आपको जो वैल्यूज है मैं लिख रहा हूँ। हालांकि इतने सारे वैल्यूज फिजिक्स में यूज नहीं होंगे, लेकिन आप ये समझिए कि जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक मैथ्स का सेक्शन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रहता है, त्रिकोणमिति, तो उसमें तो कॉस थीटा वगैरह आता ही है ना। तो उन चीजों की भी तैयारी आपकी यहाँ से होते चलेगी। मैं कॉस थीटा के वैल्यूज लिखने जा रहा हूँ। चलिए, दिस इज थीटा, थीटा कॉस थीटा। चलिए जीरो से चालू करते हैं, 0, 30, 37, 45, 53, 60 and this is 90. Values, cos 0 1, cos 30 is √3/2, √3/2, √3 मतलब होता है 1.732 डिवाइड बाई 2, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.86 आएगा। cos 37 is 4/5, this is 0.8, cos 45 1/√2, मतलब √2 होता है 1.414, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 0.707। cos 53 is 3/5, this is 0.6, cos 60 1/2 0.5 and cos 90 is 0। चलिए यहां पर चालू करते हैं। तो देखिए जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक है तो कहीं पर भी cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हुई है, सब जगह कैसी है, पॉजिटिव ही है। यहां पर अब देखिए 90 से 180 तक का एंगल लेंगे, तो मैं 90 से चालू करता हूं। तो यहाँ 0 में 30 ऐड किया तो 90 + 30 120 डिग्री, है ना। 30 में फिर 7 ऐड किया तो दिस इज 127 डिग्री। 45, दिस इज 135 डिग्री, दिस इज 143 डिग्री, है ना, दिस इज 150 डिग्री एंड दिस इज 180
180 डिग्री। 90 में ऐड करते चले, जैसे यहाँ 0 में 30 ऐड किया, फिर 0 में 37 ऐड किया, वैसे 90 में 30 ऐड किया तो 120, 90 में 37 ऐड किया तो 127, उस प्रकार से। cos 90 होता है दोस्तों 0। cos 120 निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है मैथ्स में, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos 180 माइनस थीटा। अब सपोज करिए cos 120 निकालना है तो क्या होगा, cos 120 इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा की जगह क्या रखेंगे 180, सॉरी 120, तो 180 माइनस 120 तो ये क्या आ जाएगा, cos 120 जो है दिस इज cos 120 is equal to minus of cos 60 and what is cos 60, that is 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो यहां पर देखिए आंसर आ जाएगा दिस इज 1/2 विद माइनस साइन। तो ना यहां से देखिए रिवर्स ऑर्डर में इन वैल्यूज को लिख दीजिए, ये वाला वैल्यू भर आ जाएगा, यानी ये वाला टेबल जो है वो फिल कर सकते हैं आप, क्योंकि 180 से माइनस करना है उसको, ठीक है। चलिए तो दिस इज माइनस 1/2, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज 3/5 और विद माइनस साइन, दिस इज एक्चुअली माइनस 3/5। फिर यहां पर आएंगे तो माइनस 1/√2, देन यहां पर माइनस 4/5, देन माइनस √3/2 और उसके बाद 1 विद माइनस साइन, तो -1। तो देखिए 90 के बाद अगर एंगल होता है, थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो जाता है, तो फिर वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो स्लाइड है ये आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब देखेंगे नोट पॉइंट क्या है, तो वही है कि वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव और वो सब कब हो रहा था, तो नोट पॉइंट क्या निकल करके आ रहा है देखिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव, कब पॉजिटिव हो रहा है, फॉर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 90 डिग्री, है ना। बिल्कुल ये सब कीवर्ड्स हैं और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूछे जा सकते हैं। नेगेटिव कब हो रहा है या उसके पहले 0 कब हो रहा है, तो 0 कब हो रहा है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 क्या मिल रहा था हमको 0, और यही वर्क डन नेगेटिव हो रहा है फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये नोट पॉइंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज ही चल रहे हैं। चलिए एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। अब बिल्कुल अब धीरे धीरे हम आखिरी कड़ी में पहुंचने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट की, थ्योरी के, आज के लेक्चर के, फिर क्वेश्चंस में आएंगे। तो लेट अस सपोज दिस इज इंजन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज इंजन एंड दिस इज वैगन, और ये पुल कर रहा है ना, इसको खींच रहा है, तो जाहिर सी बात है फोर्स लग रहा है इस तरफ डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, इसी डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों देखें, यही डायरेक्शन हो गया फोर्स का और यही डायरेक्शन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल क्या बनेगा, 0। क्या एंगल बनेगा, 0 एंगल बनेगा, है ना। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0, और ये क्या आ जाएगा 1। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Fs cos 0, और आ जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला प्लस Fs। हालांकि कुछ नहीं लगाएंगे तो प्लस ही होता है, बट मैं आपको समझाने के लिए लगा दिया। ये F इंटू 5 नहीं कर देना, ये S है, S फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थीटा यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट लिफ्टिंग यानी ऑब्जेक्ट, देखिए ये क्रेन है और ये स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको लिफ्ट किया जा रहा है, दिस इज ऑब्जेक्ट जिसको लिफ्ट किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है स्ट्रिंग के थ्रू अगर वो उसको खींच रहा है तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है बताइए, तो ये स्ट्रिंग के थ्रू फोर्स किधर लगेगा भाई, स्ट्रिंग से ऊपर खींच रहा है ना, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो मैंने जो येलो से बनाया है यहाँ पर ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचा जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा भी किधर रहा है बताइए, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट जा ऊपर ही रहे, तो डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन किधर हो गया, ऊपर की तरफ। तो फोर्स भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या आ जाएगा, 0। तो इस केस में भी थीटा इज इक्वल टू 0, तो जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा, एफ एस कॉस 0, और ये क्या आ जाएगा प्लस एफ एस, मतलब पॉजिटिव वर्क डन मिल रहा है आपको, है ना। तो देखिए यहां पर ना इस चीज को भरेंगे, इस फिल इन द ब्लैंक्स को हम अगर फिल करना चाहें
तो वर्क इज, अगर मैं लिखूं यहां पर पॉजिटिव, वर्क इज पॉजिटिव, इन दोनों केसेस में हमको वर्क कैसा मिला? पॉजिटिव मिला। यहां पर भी वर्क पॉजिटिव मिला और इस वाले केस में भी वर्क हमको कैसा मिला? पॉजिटिव मिला। दोनों ही केस में खास बात क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो वर्क इज पॉजिटिव एंड फोर्स इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट, मतलब कार्य धनात्मक होगा जब बल विस्थापन की दिशा के अनुदिश होगा। When force is along the displacement, then work will be positive. तो ये दोनों एग्जांपल से जो कंक्लूजन निकला वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये क्वेश्चंस भी आपको पूछे गए हैं और आगे पूछने के भी चांसेस हैं। सब की कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, मैंने बताया ना। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको वर्क के लिए कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आपको पूरा इससे गुजरना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलिए यहां पर देखिए तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया ऐसा, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। चलिए देखते हैं, ये फोर्स का डायरेक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो इस वाले केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? दिस इज एफ एस कॉस 30। अब देखिए एफ को हमने क्या कहा था? फोर्स का मैग्नीट्यूड, बल का परिमाण। तो कितना दिया है फोर्स का मैग्नीट्यूड? 50 न्यूटन। दिस इज 50। फिर S मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया है? D से। हमने S से किया है, इसने किससे किया? D से। और कितना वैल्यू दिया है? 30 मीटर। मतलब ये कितने दूर तक इसको खींचते ले जा रहे हैं? 30 मीटर तक। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की जगह क्या आएगा? 30 मीटर। और यूनिट ध्यान देंगे, सब SI सिस्टम में चल रहा है। ये न्यूटन है तो ये न्यूटन, ये 30 मीटर है तो यहाँ 30 मीटर। और cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 30 एक्चुअल में होता है 0.86। तो देखिए यहाँ पर वर्क कैसा आएगा? कहीं पर भी नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल रही है कि आपको? कहीं पर भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देखने को मिल रही है। तो ये आ जाएगा 50 इंटू 30 इंटू 0.6। तो ये हो जाएगा 15 इंटू क्या आ जाएगा? 86। और इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा उसको आप किस में लिखेंगे? जूल में लिखेंगे। तो दिस इज द आंसर, है ना। नेक्स्ट, तो पॉजिटिव वर्क डन हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं हम नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन व्हाइल लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे इस तरह भी लिफ्टिंग वाले केस में तो हमने पॉजिटिव देखा था, ये नेगेटिव में भी कैसे आ गया? तो दोस्तों इसमें देखिए कॉन्सेप्ट वाली बात ये है कि हमने क्या बोला था? वर्क कौन करता है? फोर्स। यहां पर हमने वर्क डन बाय कौन सा फोर्स निकाला था? ध्यान से देखेंगे, वर्क डन बाय दिस फोर्स, है ना। ये कौन सा फोर्स है? लिफ्टिंग फोर्स। ये जो वर्क है यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स F, मतलब जो बल उठा रहा है उसके कारण लिफ्टिंग फोर्स F। अब हम इस वाले एग्जांपल में जो देखेंगे वो कौन सा वर्क देखने वाले हैं बता रहा हूं। देखिए लिफ्टिंग फोर्स तो ऊपर लग रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट जब यहां पर है, अर्थ के फ्रेम में कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं ही अभी अर्थ में खड़ा हुआ हूं, आप अर्थ में बैठ के सुन रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, तो हम पर एक फोर्स लग रहा है ना, अर्थ एक ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और वो उसका डायरेक्शन कैसा रहता है? नीचे की ओर। तभी तो कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ना। जैसे मैंने इसको ऐसा लिया, अब मैं इसको ऐसा छोड़ दिया, गिर गया, तो कहां पर गिरा? वो नीचे की ओर गिरा। क्यों नीचे गिरा? अगर वो नीचे गया मतलब नीचे से कोई इसको खींच रहा है। कौन खींच रहा है? अर्थ खींच रहा है। तो ये एक्चुअल में क्या है? इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वैसे ही क्या होगा, यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर ये ऑब्जेक्ट है, इसको अर्थ नीचे की ओर खींच रहा है, और उसी क्या बोलना चाहिए, फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वेट कहते हैं या उसे भार कहते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या आता है? वो वेट। और इसी को और क्या कह देते हैं? ग्रेविटी। क्या कहते हैं? ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल। अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया गुरुत्वीय बल का? तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं FG से दोस्तों, नीचे की तरफ। वो फोर्स लग रहा है गुरुत्वाकर्षण वाला, यानी कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो तो उसको ग्राउंड की तरफ कहां खींच रहा है? नीचे। मगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है दोस्तों? भाई वेट तो ऊपर जा रहा है ना, चूंकि उसको ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो ये डायरेक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट का, और ये डायरेक्शन हो गया उस पर लगने वाले फोर्स का। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है वो बताइए आप, है ना। तो ये जो दोनों के बीच का एंगल है ये एक्चुअल में बन रहा है, दिस इज 180 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हम लिखते हैं वर्क डन बाय
ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय बल के कारण द्वारा किया गया कार्य, तो क्या होगा एफ एस और cos 180। और जैसे ही cos 180 लिख दिया तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, पीछे टेबल बनाया था मैंने, तो ये आ जाएगा -fs, है ना। और यहाँ पर एक खास बात देखने को क्या है कि फोर्स का डायरेक्शन नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्क का एक एग्जांपल हुआ। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए। अब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, ये जो आप देख रहे हैं एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ मोशन, देखिए ये गाड़ी का डायरेक्शन ऑफ मोशन है, लेफ्ट साइड चल रही है और ये एयर रेजिस्टेंस इधर जा रहा है। अब जाहिर सी बात है गाड़ी आगे बढ़ेगी तो हवा को काटते हुए चल रही है, तो एयर जो है वो उसको क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। ये भी बड़ा सिंपल है, देखिए तो ये एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स हो गया और ये गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, ऑपोजिट है। इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, दिस इज एक्जैक्टली 180 डिग्री। ये एयर रेजिस्टेंस के कारण है तो मैं इसको लिखता एफ रेजिस्टेंस, जो कि राइट साइड लग रहा है, और ये गाड़ी का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो जाहिर सी बात है जब वर्क निकालेंगे तो ये क्या आएगा, फिर से एफ एस कॉस 180, तो ये आ जाएगा cos 180 -1 माइनस एफ एस। मतलब कैसा वर्क है, ये नेगेटिव वर्क है। ये तो जितने रोकने वाले फोर्स है ना, रेजिस्टेंस फ्रिक्शन वगैरह सब नेगेटिव आते हैं। जब जैसे देखिए सिंपल सा है, अब ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये ऐसा है, ये प्लेन है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऊपर करते जा रहा हूँ टेढ़ा। एक समय आएगा जब ये क्या होगा, स्लाइड होना चालू होगा। तो जब ये स्लाइड हो रहा है तो यहां पर इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में क्या एक्ट कर रहा है दोस्तों, फ्रिक्शन, घर्षण बल, जो कि इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो फ्रिक्शन वाले टॉपिक में अच्छे से देख लेंगे उसको। तो ये देखिए अगर ये स्लाइडिंग होते हुए नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट काम करता है हमेशा, तो ये ऊपर लगेगा। तो यहां पर दो फोर्सेस देखिए, दोनों का डायरेक्शन देखिए, ये हो गया इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन और ये हो गया फ्रिक्शन का डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है फ्रिक्शन फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल, और ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 180 डिग्री। तो वर्क डन यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ लिखा मैंने और यहां पर लिखा डिस्प्लेसमेंट को एस, और ये आएगा cos 180, मतलब ये आ जाएगा माइनस ऑफ एफ एस, है ना, माइनस के साथ आ रहा है। तो यहां पर जितना भी केस हम देख रहे हैं ना नेगेटिव वाला, एक्चुअल में यहां पर देखिए हर जगह पर फोर्स, जैसे यहां नीचे तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, यहां पर फोर्स राइट साइड, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड। यहां पर भी आप देखेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर वर्क इज नेगेटिव व्हेन फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कार्य ऋणात्मक होगा जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करेगी। चलिए नेक्स्ट, नाउ एग्जांपल्स ऑफ जीरो वर्क। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव में केवल और केवल किसका रोल था, कॉस थीटा का था, क्योंकि एफ और एस हमेशा पॉजिटिव होते थे। बट अभी जीरो वर्क में क्या है दोस्तों, तीनों का रोल रहेगा, है ना। एफ एस कॉस थीटा कैसा रहेगा देखते हैं। महज 10 से 12 मिनट का अब कॉन्सेप्ट और थ्योरी बचा हुआ है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। समझने वाली बात इसमें यह है कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, पहले उसको चेक करते हैं, है ना। तो ये जो वर्क है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब अगर मैं ये कहूं कि वर्क जीरो हो रहा है, इसके क्या मायने हैं, इसके मायने हैं इनमें से या तो एफ भी जीरो हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी एस जीरो हो सकता है, और तीसरी पॉसिबिलिटी कॉस थीटा जीरो हो सकता है। तो जब कॉस थीटा जीरो होगा तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तो हमको तीनों पॉसिबिलिटीज को वन बाय वन देखना है ना। क्योंकि ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप बॉक्स में 3 नंबर्स हैं अगर, तो तीनों में से अगर कोई एक भी जीरो होगा तो ये वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो वन बाय वन हम यहाँ पर देखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर व्हेन एफ इज इक्वल टू जीरो, दोस्तों क्या होता है ना, जैसे आप अंतरिक्ष में पहुंच गए, स्पेस में, अब ये स्पेस है, अब ये स्पेस में यहाँ पर मेटियोर्स, मेटेओराइट्स या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, वो क्या हुआ, एक बार मोशन उसका चालू हो गया,
ये क्या है, स्पेस में है, आप स्पेस, है ना। और एक बार किसी ऑब्जेक्ट का मोशन चालू हो गया तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अब एक बार जब ये मोशन में आ गया तो ये इट विल रिमेन इन मोशन फॉर एवर, मतलब यह हमेशा गति में बने रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि स्पेस ऐसा जगह है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा प्लेनेट इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, बिल्कुल ये फोर्स फ्री जगह, मतलब ऐसा बल मुक्त स्थान में है ये। तो एक बार इसका मोशन चालू हो गया तो अब इसको फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी मोशन को मेंटेन करने के लिए। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं, कि एक बार कोई वस्तु गति में आ गई तो हमेशा वो गतिमान अवस्था में रहेगी। तो फिर आप बोलेंगे सर ये हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी एक बार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पहुंच गई तो अब हम गाड़ी के इग्निशन बंद करके चाबी को जेब में रख लेते हैं, गाड़ी चलते रहेगी। अरे नहीं रे भाई, यहाँ पर घर्षण है, फ्रिक्शन है, ये सब हो रहा है जिसके कारण गाड़ी रुकेगी। एयर रेजिस्टेंस है जो कि गाड़ी को रोकने का काम कर रहा है। बट स्पेस मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं। एक बार आपने ऑब्जेक्ट को स्पेस में फेंक दिया, ऐसा इमेजिन करिए, वो हमेशा चलते रहेगा न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्चुअली। तो ऐसी जगह पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह डेफिनेटली जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट है वहां पर, बट यहाँ पर फोर्स है क्या? नहीं, कोई फोर्स नहीं है, स्पेस, है ना। तो ऐसे केस में वर्क डन क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा, है ना। वैसे ही अगर आपको ये दे दिया है कि कोई गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में है, लेवल रोड में चल रही है ना, एक समान गति में है और समतल रोड में चल रही है, तब भी एक समान गति के लिए यानी यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, और वो लेवल रोड में है, मतलब उसके हाइट में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ऐसे केसेस में भी हम वर्क डन को क्या लेंगे? 0 लेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला केस है व्हेन s इज इक्वल टू 0। अब ये तो आपको पता है कि पुशिंग अ वॉल, क्या यहां पर फोर्स नहीं लगा रहा था क्या बंदा? फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बट दिस फोर्स डज नॉट गिव एनी आउटपुट, है ना। कोई वर्क तो कर नहीं पा रहा है ना, बल लगा रहा है बंदा, दीवार को धक्का दे रहा है, बल लगा रहा है, बट विस्थापन कुछ नहीं है, विस्थापन शून्य है, इसलिए यहां पर वर्क क्या हो जाएगा? 0। सो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फोर्स you are getting no work because there is no displacement or there is no output, that's all. Then F0 कर दिया, 3 पॉसिबिलिटीज देखा था हमने, या तो F0 हो या S0 हो, दोनों के एक एक एग्जांपल देख ली। अब जो थर्ड आ रहा है बेहद इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, और वो है आपका cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, जो ऑप्शंस हैं, दिस इज व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 0, और जब cos थीटा 0 है इसका मतलब थीटा क्या है? 90 डिग्री। और समझेंगे थीटा 90 डिग्री है तो अपने आप में कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए वो कॉन्सेप्ट है कि ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल था? ये थीटा था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो इसको हमने लिया फोर्स और इसको लिया डिस्प्लेसमेंट, तो इनके बीच का एंगल क्या आएगा? 90 डिग्री। तो जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो cos 90 हो जाएगा 0, और वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय मतलब ये फोर्स के कारण जो वर्क आएगा वो क्या आएगा? 0, क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब चलिए, ये अमित जी जो है लोड उठाए हुए है ना, और वॉकिंग, तो पुली एक ऐसा केस है, पुलिंग विद लोड ऑन हिज हेड, with load on his head, walking or running whatever on a level road, है ना। इसको वॉकिंग की जगह पर आप और क्या कर सकते हैं, ये वाले में कैरिंग, है ना, मतलब एक पुली है अपने सर पर भार को या लगेज को लेते हुए आगे समतल रोड में बढ़ रहे हैं, है ना। अब क्यों मैंने समतल रोड कहा, क्यों लेवल रोड कहा, इसका भी कारण है, उसको जानेंगे। पहले यहां पर ये देखिए कि हो क्या रहा है। तो देखिए सबसे पहले फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स किधर लग रहा है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। जब हम सर पर किसी चीज को रख लेते हैं, मैंने यहां पर सर पर एक चीज को रख लिया तो ये फोर्स नीचे लग रहा है, नो डाउट, बट मेरा सर जो है, सर का ये जो सरफेस है, ये किधर फोर्स लगा रहा है? ऊपर की तरफ, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया, है ना। और ये भी फोर्स वाले चैप्टर में हम देखेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है,
जैसे ही इस कुली ने अमित जी ने लोड रखा, तो अमित जी का जो सर है यहां पर लोड पर एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ये ऐसा, ये फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर वो ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगाएगा उनका हेड, तो वेट उनको लेकर के नीचे आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल जैसे बता रहा हूं वैसे समझिए। नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। जब कभी भी कोई भी आप लोड कैरी किए हुए हैं सर में, तो आपका सर उस सामान की तरफ ऊपर की ओर लोड लगा रहा है, अदरवाइज वो क्या होगा, लोड आपको लेकर के नीचे झुक जाएगा, है ना। तो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। अब अगर ये इस तरफ चल रहे हैं राइट साइड, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, राइट साइड। अब आपको यहां से दिख रहा होगा दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल, दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल कितना बनेगा दोस्तों, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। ये जो एंगल देख रहे हैं, ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो अगर मैं लिखता हूं ना, ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वर्क डन क्या आ जाएगा यहां पर, 0, क्योंकि cos 90 0। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। दूसरा एक केस है, बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि क्या है, एक समान वर्तुल गति, और कहीं कहीं पर इसे वृत्तीय गति भी कह देते हैं, एक समान वर्तुल गति। देखिए अदिति, मान लिया इस अदिति इज वर्लिंग अ स्टोन, है ना। ये क्या कर रही है कि एक रस्सी लिया, रस्सी के एंड में पत्थर बांध दिया और घुमा रहे हैं इस तरीके से। तो ये तो खैर साइड व्यू है, टॉप से देखने पर जो रस्सी घूम रही है वो आपको, और जो पत्थर है जो रस्सी के एंड पर है, ये जो एंड पर दिख रहा है ना, दिस इज एक्चुअली स्टोन, पत्थर। तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, पत्थर आपको क्या बनाता हुआ दिखेगा, सर्कुलर मोशन, है ना। और सपोज करिए एक स्पीड से वो घूमते जा रहा है, तो सर्कुलर मोशन बन रहा है, वर्तुल गति बन रहा है। इस सर्कुलर मोशन को अगर आप ऑब्जर्व करें, तो ये जो इसका हाथ है जहां से होल्ड किया हुआ है, ये इसका सेंटर बन जाएगा सर्कुलर मोशन का, केंद्र जिसे कहेंगे। और ये जो रस्सी की लंबाई है वो क्या बन जाएगी, रेडियस सर्कुलर मोशन की, मतलब त्रिज्या। अब देखिए हमको दो चीजें देखना है, एक देखना है फोर्स और दूसरा क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, बल और विस्थापन। बारी बारी से दोनों को देखते हैं कि पहले फोर्स के डायरेक्शन को समझते हैं। तो साथियों, आप कभी अगर ऐसा नहीं किए हैं तो आप एक बार करके देख लीजिएगा। एक्चुअल में जब इस तरीके से हम रस्सी से बंधी हुई किसी चीज को घुमाते हैं ना, तो गोल गोल घूमती तो है वर्तुलाकार गति में, सर्कुलर मोशन ट्रेस करता है वो ऑब्जेक्ट, बट एक्चुअल में कब तक ट्रेस करेगा सर्कुलर मोशन, जब तक आप इस स्ट्रिंग से फोर्स लगा रहे हो। जिस इंस्टेंट पर आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया, उसी इंस्टेंट पर क्या हो जाएगा, वो जो स्टोन है या वो जो रस्सी है, स्ट्रिंग जो टाइट पोजीशन में है, तनी हुई अवस्था में है, वो स्लैक हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। फोर्स लगा रहे हो तब तक वो गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे ही फोर्स लगाना बंद करोगे स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी और वो नीचे आ जाएगा। आप समझ रहे हो, पत्थर स्ट्रिंग रस्सी पहले ढीले पड़ेगी और फिर वो ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स कौन लगा रहा है, जाहिर सी बात है इसके हाथ से फोर्स लग रहा है, और इसके हाथ से फोर्स लग रहा है मतलब वो सेंटर है, और फोर्स किस पर लग रहा है, स्टोन पर लग रहा है, और किसके थ्रू लग रहा है, स्ट्रिंग के थ्रू लग रहा है ना। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जहां जहां स्टोन वहां वहां पर फोर्स लगते जा रहा है, किस चीज के कारण, स्ट्रिंग यानी रस्सी के कारण। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमेशा ये जो स्ट्रिंग है ना, उसी की तरफ फोर्स का डायरेक्शन। इसके हाथ से फोर्स लग रहा है स्टोन में, किसके थ्रू लग रहा है, रस्सी के थ्रू। तो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। अब स्टोन घूमते घूमते सर्कुलर पाथ बनाते बनाते यहां पर आ गया, तो फिर इसका हाथ से स्टोन पर फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, स्ट्रिंग की तरफ। तो हर इंस्टेंट पर फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग द स्ट्रिंग, और अलोंग द स्ट्रिंग मतलब अलोंग द रेडियस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जो फोर्स का डायरेक्शन है ये एक्चुअल में कैसा है, अलोंग द स्ट्रिंग। और यही स्ट्रिंग किसका क्या है, रेडियस है उस सर्कुलर पाथ का, मतलब जो डोरी है, डोरी के अनुदिश या त्रिज्या के अनुदिश। ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। अब आ जाते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्टोन की अगर बात करें तो उसके गति का या उसके विस्थापन का दिशा क्या है, उसके मोशन का डायरेक्शन क्या है उस पर। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन पता लगाने के लिए बेहद आसान है ना। आप इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं। अब सपोज करिए पत्थर घूमते 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 इस एंड पर आ गया। जैसे ही इस एंड पर आया पत्थर, ऐसा घुमाया,
है ना, पत्थर घूमते घूमते इस हैंड पर आया और मैंने रस्सी को छोड़ दिया, तो पत्थर किधर जाएगा, यहां से बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। ऐसा मैं घुमा रहा हूं, पत्थर यहां पर मेरे सामने आया और जैसे ही यहां पर आया मैंने छोड़ दिया, तो यहां से सीधा निकल जाएगा। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, सामने कोई जाते रहते हैं तो इधर से हीरो क्या किया, जैसे बाहुबली ने ऐसा घुमाया था, पत्थर सामने फेंकना था उसको, वेट लगाकर ऐसे करके फेंका, तो जब इस पॉइंट पर आया, क्योंकि उसको सामने फेंकना है उस पत्थर को, तो जब वो पत्थर घूमते घूमते इस पॉइंट पर आया तब वो उसको रिलीज करेगा, छोड़ेगा, उस रस्सी को छोड़ेगा या स्ट्रिंग को रिलीज करेगा, ताकि वो जो स्ट्रिंग है, वो जो स्टोन है, वो बिल्कुल यहां से सीधी निकल जाए। तो वैसे ही आप जिस पॉइंट पर रिलीज करेंगे, सपोज करिए आपने यहां पर स्ट्रिंग को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो जो स्टोन है वो यहां से सीधी निकल जाएगी। जब रस्सी घूमते घूमते अगर यहां पर आई, यहां पर रिलीज किया, तो स्टोन है वो यहां से सीधी निकल जाएगी। रस्सी घूमते घूमते यहां पर आई, अगर यहां पर रिलीज कर दिया स्ट्रिंग को, तो जो स्टोन है वो यहां से सीधी निकल जाएगी। मतलब जिस पॉइंट पर आप रिलीज करोगे वहां से वो सीधा निकल जाएगा। तो सीधा निकलेगा मतलब क्या होगा दोस्तों, वो स्ट्रिंग से 90 डिग्री बनाते हुए निकल जाएगा। हर जगह पर क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में डायरेक्शन ऑफ मोशन है स्टोन का, यानी पत्थर का। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो किधर है, अलोंग द टेंजेंट। इसको हम क्या कहते हैं, अलोंग द टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा के अनुदिश, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, परपेंडिकुलर टू रेडियस, मतलब त्रिज्या के लंबवत। तो दो चीजें हो गई, एक हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन जो कि टेंजेंट के अलोंग है, और टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा के अनुदिश। और दूसरा लग रहा है फोर्स, जो कि रेडियस के अलोंग है। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, हमेशा ध्यान रखिए। जो टेंजेंट है, जो स्पर्श रेखा है, और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर टेंजेंट के अलोंग फोर्स, टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया और रेडियस के अलोंग फोर्स हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो आएगा एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है, 0। मतलब ये कैसा केस है दोस्तों, एफ इज परपेंडिकुलर टू एस। तो ये जितने केसेस हम देखें अभी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उन सब में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, है ना, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हैं। तो वर्क इज 0 व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। कार्य शून्य होगा जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे। ये कंक्लूजन निकला है ना। तो ये कौन सा केस देखा हमने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वर्तुल गति में जो बल लगता है वो रस्सी के अनुदिश होता है और विस्थापन होता है रस्सी के लंबवत दिशा में हर बिंदु पर, इसलिए वहां पर कार्य हमको शून्य मिलता है ना। मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन होता है कैसा, अलोंग द टेंजेंट, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, हर डायरेक्शन में। जहां जहां पर ये सर्कुलर पाथ है ना, स्टोन किसी भी पाथ में रहे उस पर फोर्स कौन लगा रहा है, स्ट्रिंग, और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, उस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। प्रूफ क्या है, उसी पॉइंट पर अगर आप स्ट्रिंग को छोड़ देंगे तो वहां से सीधी निकल जाएगी टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो दोनों के बीच का एंगल हमेशा क्या होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। तो ये स्लाइड कंप्लीट होगी। तो वर्क डन 0 के हमने केसेस देखे, अच्छे खासे देखे केसेस हमने, एफ का देखा, एस का देखा, और आखिरी में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अब वो सेक्शन आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार था आपको भी और मुझे भी। अब जितना हमने पढ़ा है उनको हम देखेंगे अप्लाई यहाँ पर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डेफिनेटली हमने ज्यादा पढ़ा है ताकि हम पेपर अगर टफ भी आता है तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। चलिए चालू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, देखिए फोर्स दे दिया 20 न्यूटन, है ना, लिख लेते हैं इसको। डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर, और वर्क दे दिया है दोस्तों, वर्क इज एक्चुअली 20 जूल, ठीक है। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, तो देखिए सिंस जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, तो यहां से कॉस थीटा जो है वो निकल जाएगा वर्क डन बाय एफ एस। तो डब्ल्यू यहां पर दिया हुआ है 20 और फोर्स है यहां पर 20 न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2। तो 20 कैंसल होगा, कॉस थीटा जो आएगा दिस इज एक्चुअली 1/2। और अगर आप टेबल से ध्यान दें
तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब हो रही थी? 60 डिग्री में। तो दिस इज द आंसर, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 60 डिग्री। आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एरोप्लेन ट्रेवल्ड 4000 मीटर, इफ एन एरोप्लेन ट्रेवल्ड 4000, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? दिस इज 4000 मीटर। ध्यान देंगे एसआई सिस्टम में है, तो अगर एक क्वांटिटी का यूनिट जो है एसआई सिस्टम में है तो बाकी सबको आपको एसआई सिस्टम में ही करना है। एंड वर्क डन इज 20,000 जूल, है ना। कितना जीरो है? 1 2 3 4। हाँ, ये सब भी पेपर में गलती होने के चांसेस रहते हैं जल्दी जल्दी। देन फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज, अच्छा देखिए यहां पर थीटा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, तो जहां पर थीटा के बारे में कोई कमेंट नहीं किया वहां पर आप थीटा को 0 लेकर के चलेंगे, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। तो ये होता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, है ना। तो यहां से फोर्स अप्लाइड एफ निकालना है, तो यहां से एफ क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन दिया है 20,000 और डिस्प्लेसमेंट है 4,000, 0 0 0 एंड 4 5 20, एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 4,000 5 20,000। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव 1 मीटर डिस्टेंस, तो मूव मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है तो 1 मीटर बाई 1 न्यूटन फोर्स। फोर्स कितना लग रहा है? बल जो है दैट इज 1 न्यूटन। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अच्छा और एक चीज क्या दिए देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव 1 मीटर डिस्टेंस बाई 1 न्यूटन फोर्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस फोर्स के ही डायरेक्शन में है, तो थीटा यहां पर क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? एफ इंटू एस। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 1, और ये क्या आ जाएगा? 1 जूल। दिस इज द आंसर, 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द वर्क डन विल बी 0 इफ इट हैज डिस्प्लेसमेंट 0। लिसन, ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रहा है बोलता है दोस्तों, है ना, और अब बोल रहा है कि वर्क डन कैसा है? 0 है ना, और एफ की वैल्यू कैसी है? नॉन जीरो है, 0 नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? W बाई एफ, ठीक है। तो 0 बाय एफ तो क्या आ जाएगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या होना चाहिए? 0। अब जाहिर सी बात है वर्क डन जब 0 है तो या तो एफ 0 होना चाहिए या एस 0 होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में थीटा के बारे में कमेंट किया नहीं है, जब कभी भी थीटा के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो आप थीटा को क्या लेकर के चलोगे? 0, और cos 0 क्या होगा? 1, है ना, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पर थीटा के बारे में तो सोचना नहीं। अब केवल दो ही चीजें, वर्क 0 है तो या तो फोर्स 0 हो जाए या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि फोर्स तो कुछ लग रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, इसलिए ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन, मतलब जो कार्य है वो धनात्मक होगा कब? ऑप्शन ए, डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने देखा था ना 0, देखो जब दोनों एक डायरेक्शन में रहेगा तो cos 0 1 हो जाएगा। मैंने आपको बॉक्स में भी बंद करके दिखाया था कि व्हेन फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन फोर्स इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल जो है विस्थापन के दिशा में ही है, यानी बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में होते हैं तो कार्य सकारात्मक यानी धनात्मक होता है। तो ये ऑप्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब एफ और एस का डायरेक्शन सेम है इसलिए वर्क डन पॉजिटिव होगा। बाकी ऑप्शंस को दोस्तों चेक कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, इस केस में क्या होगा देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, मतलब ना थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, मतलब cos 90 0, तो वर्क डन यहां पर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द फोर्स, अब देखो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो S 0 हो गया, S 0 हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? वर्क डन भी 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यहां पर क्या होगा देखिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। ये ध्यान दीजिए, ऑपोजिट मतलब अगर एक ऐसा है, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं बट फिर से एक बार और देख लीजिए, एक ऐसा है तो दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट में, तो एंगल कितना बन जाता है यहाँ पर? 180 डिग्री। सपोज करिए ये एफ है और ये क्या है? एस है ना, तो ये तो 180 डिग्री, तो यहाँ पर cos 180 क्या आ जाता है? -1, और वर्क डन हमको क्या मिलता है? नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन 0 0 नेगेटिव, हमको चाहिए था पॉजिटिव वाला, तो ऑप्शन हो जाएगा पहला
यहीं पर मिलेगा वर्क डन पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट, इफ द वर्क डन इज 0 देन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। यही तो करते आ रहे हैं इतना देर से। 20 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, 20 न्यूटन फोर्स, तो F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। बॉडी मूव्स 4 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, S इज इक्वल टू 4 मीटर, है ना। थीटा 0 है क्योंकि डायरेक्शन सेम है। देन द वर्क डन इज, तो वर्क डन सिंपल हो जाता है Fs, जब दोनों एक डायरेक्शन में रहते हैं, क्योंकि Fs cos थीटा आएगा, थीटा 0 है, cos 0 1 हो जाएगा, है ना। तो उसको लिखने से अच्छा, जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट वर्क का फॉर्मूला F इंटू S। तो F दिया है 20 न्यूटन और ये है 4 मीटर, तो दिस इज एक्चुअली 80 न्यूटन मीटर। और इसी 80 न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, 80 जूल। तो दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है भाई 80 जूल, ये ऑप्शन। देखिए सब 80 दिया है, जिनका यूनिट क्लियर नहीं होगा नहीं हो सकता, तो बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। ये एक्चुअल में दोस्तों वॉट है। वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का। यहाँ पर वर्क पूछे। न्यूटन किसका, ये एक्चुअल में क्या है, न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। ये एक्चुअल में क्या है, पास्कल। किसका यूनिट है, प्रेशर का, है ना। और यही जो है ये जूल है, ये वर्क का यूनिट है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डज नॉट डिपेंड, इनमें से किस पर वर्क डिपेंड नहीं करता। देखिए सिंपल सा है, जब कभी भी आपको डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, तो आप ना फॉर्मूला लिखिए। अब यहाँ पर कितने पैरामीटर्स आ रहे हैं, देखिए फोर्स आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, कॉस थीटा मतलब थीटा आ रहा है। तो फोर्स पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर डिपेंड करेगा, है ना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यही तो थीटा है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। तो फॉर्मूले में 3 चीजें थी, तीनों आ गई। बच कौन सा गया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमको वो ऑप्शन देखना था जिस पर डिपेंड नहीं करता। कौन डिपेंड नहीं करता, वर्क, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्क डन बाय बॉडी, सेम क्वेश्चन देखिए कितने बार आया है। फिर से वही मैंने कहा ना, फॉर्मूला लिख लीजिए आप, Fs cos थीटा। इनमें से कौन से ऑप्शन है ऐसा है जो जिस पर वर्क डिपेंड नहीं करता। तो डिस्प्लेसमेंट पर तो डिपेंड करेगा, तो मैं डी लिख दिया, है ना। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, तो मैंने डी लिख दिया। अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करेगा, क्योंकि फॉर्मूले में आया है, तो मैंने डी लिख दिया। बचा कौन सा ऑप्शन, इनिशियल वेलोसिटी, यही आंसर होगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। The work done by the object is 56 जूल, ये वर्क डन दे दिया है, और अप्लाइड फोर्स दे दिया है 7 न्यूटन। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो W इज इक्वल टू सेम, देखिए पुट द वैल्यू गेट द आंसर है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा W बाय F। वर्क कितना दिया है, दैट इज 56 जूल, और ये जो है क्या बोलना चाहिए, फोर्स कितना है, दैट इज 7 न्यूटन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो मीटर में आएगा, तो 8 मीटर इज द आंसर। ये मीटर पर सेकंड तो स्पीड का यूनिट है ना, इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। तो 8 मीटर इज द आंसर। नेक्स्ट, 10 न्यूटन फोर्स इज वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो फोर्स कितना है, दिस इज 10 न्यूटन। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड 5 मीटर, ये 5 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, वर्क डन। तो जब कभी भी फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, Fs। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5, दिस इज 50 न्यूटन मीटर, और यही हो जाएगा 50 जूल। मैं बार कहीं पर मैं न्यूटन मीटर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके प्रैक्टिस में रहे, क्योंकि हो सकता है कई बार ऑप्शन में आपको क्या दे दिए, यही दे दिए 50 न्यूटन मीटर, और पता चला आप जूल खोज रहे और 50 न्यूटन मीटर आंसर है, ऐसा है ना। इसलिए मैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल स्टडी चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, है ना। तो 50 न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, 50 जूल। मतलब अगर यहाँ पर ऑप्शन में 50 न्यूटन मीटर दिया रहता तो भी ऑप्शन करेक्ट होता। नेक्स्ट, इफ F इज इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है फोर्स ही तो है जो काम करता है। अब जब फोर्स ही नहीं रहेगा तो वर्क कहां से होगा, है ना। द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, F इज इक्वल टू 25 न्यूटन, इज वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट 5 मीटर मूव कर रहा है फोर्स के डायरेक्शन में ही, तो वर्क डन बाय द फोर्स, तो F इंटू एस 25 5 125 जूल। देखिए फिर से रेलवे ने फंसाया है यहाँ पर, जैसा कि हमने पहले देखा था, वॉट पावर का यूनिट है, न्यूटन फोर्स का है, पास्कल प्रेशर का है। तो जो यूनिट्स तो बच्चे ध्यान नहीं देते ना, जो कैंडिडेट्स, वो यहाँ पर फंस जाएंगे। 125 तो आ जाएगा बट गाड़ी अटक जाएगी, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, डाउट तो नहीं है, 125 जूल। नेक्स्ट,
When a person walks 4 meters with a constant force of 12 Newton, the work done will be, listen, this is F and this is actually S. So 12, F into S is the work done. So 12 4 is 48 joule. This is the answer. Next, to say that work has been done, two conditions must be completed. देखिए जब कभी भी हम कहते हैं ना वर्क हुआ है तो एक्चुअल में वर्क इज इक्वल टू क्या, फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। तो दो कंडीशन होते हैं, ये दिया है ना, दो नियम, दो शर्तें हैं, जिनमें से एक शर्त यहां पर आपको देखना है। ठीक है, वर्क हुआ है कि नहीं उसके लिए दो कंडीशन है, एक तो फोर्स लगता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दो कंडीशंस में से एक कंडीशन आपको इन ऑप्शंस को देख करके बताना है। तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, मतलब डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट में विस्थापन होना चाहिए, है ना। बाकी ऑप्शन फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड बोलते हैं। अरे भाई फोर्स तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वर्क डन के लिए, वही तो वर्क करता है। ठीक है, देयर शुड बी नो एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी, ये भी गलत है। बोल रहा है कि ऊर्जा का ना अवशोषण होना चाहिए ना ही उत्सर्जन होना चाहिए, गलत बात। जबकि हमने क्या देखा है कि वर्क डन के लिए पहला स्लाइड याद करिए आज के लेक्चर का, आउटपुट मिलना चाहिए। आउटपुट मतलब एनर्जी ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा डिवाइस है या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। एक जगह से ऊर्जा उत्सर्जन हो रहा है, ऊर्जा का फिर स्थानांतरण हो रहा है, और कोई जो वस्तु है वो ऊर्जा को क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है या खपत कर रही है। तो ये देयर शुड बी नो बोल दिया है, एक्चुअल में नो को काट देंगे तब ये ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन बोलता है देयर शुड बी नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर से गलत बोला। कंडीशन में चेंज होगा तभी तो कहेंगे वर्क हुआ है, अदरवाइज वर्क हुआ ही नहीं है बोलेंगे, है ना। हमने देखा था ना वर्क में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, और फोर्स होना चाहिए। तो दो में से एक कंडीशन ये यहां पर है, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्क डन इफ द एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। इससे सरल क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, है ना। अ मूविंग कार फेसेस द विंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये एग्जांपल मैंने लिया था, व्हाट इज विल बी द वर्क डन बाय द विंड ऑन द कार। अब वो कार आगे बढ़ रही है, एयर विंड जो है उसको पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, रेजिस्ट कर रहा था, फोर्स का डायरेक्शन पीछे, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, बट कार के मोशन का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, है ना। तो ये जो पेन है ये कार के मोशन का डायरेक्शन, बट एयर विंड उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो कभी कभी केवल कार की बात नहीं, इवन आप भी चल रहे हैं तो जो एयर को आप काटते हुए चल रहे हैं तो हवा जो है वो आपको पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, कार आगे चल रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, और वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और एग्जैक्टली यही एग्जांपल मैंने वहां पर आपको लेकर के बताया हुआ है। देखिए कहाँ गया वो कार वाला, ये वाला देखिए, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन लेफ्ट है और ये एयर रेजिस्टेंस ऐसे हवा काटते हुए कार आगे जा रहा है। तो ये फोर्स का ये देखिए डिस्प्लेसमेंट कार का ऐसे है लेफ्ट साइड में, बट रेजिस्टेंस फोर्स जो लग रहा है एयर के कारण वो राइट साइड लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो cos 180 कितना होता है, -1, तो माइनस में आएगा यहाँ पर वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो ये है, तो कहां तक हमने कर लिया है, दैट इज यू नो मूविंग कार, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if someone travels 15 kilometer distance the fixed force of 500 newton then calculate work done। तो work done is equal to force into displacement। कोई अगर कमेंट नहीं किया है कि उसके डायरेक्शन में है कि कैसा चल रहा है, एंगल कितना है, कुछ कमेंट किया है कि यहाँ पर एंगल के बारे में नहीं, तो आप एंगल को क्या लेकर के चलेंगे, 0, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो जब सेम रहता है तो फॉर्मूला हो जाता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 15 इंटू 500। बट माय डियर फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप सीधा सीधा 15 इंटू 500 नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा था, यूनिट्स का ध्यान रखिए। फोर्स कितना दिया हुआ है आपको, 500, किसमें दिया हुआ है, न्यूटन में, तो ये 500 क्या आएगा, न्यूटन आएगा। मतलब ये एसआई सिस्टम में दिया हुआ है ना, बिल्कुल। इसका मतलब अब जो दूसरी क्वांटिटी आने वाली है डिस्प्लेसमेंट की, वो भी किसमें होनी चाहिए, एसआई सिस्टम। तो यहाँ पर 15 क्या दिया हुआ है, किलोमीटर, किलोमीटर एसआई सिस्टम में नहीं है ना। एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो इस किलोमीटर को आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, ये 15 किलोमीटर, किलो मतलब 1000, तो ये हो जाएगा 15,000 मीटर, है ना, ये ऐसा होगा। तो यहां पर रखेंगे 15,000। अब देखिए 15 5 75, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये न्यूटन और ये मीटर, मतलब क्या हो जाएगा, जूल। तो कितना आ जाएगा 75 के बाद 1 2 3 4 5,
तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन सी। अब देखिए कई कई जल्दी में क्या करेंगे, 15 5 का क्या करेंगे 75 और उसके बाद 2 जीरो लगा करके ऑप्शन डी कर देंगे। और ये भी लगता है कि हमने तो सही किया क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट आपको यूनिट का ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ, हॉरिजॉन्टल फोर्स है मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हॉरिजॉन्टल मतलब ये पैरेलल, अर्थ के पैरेलल फोर्स लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स। कितना फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज 10 न्यूटन। डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5 मीटर। तो सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 केजी टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, ऐसा है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट का जो वेट दिया है वो 5 केजी है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 10 न्यूटन के फोर्स लगने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका विस्थापन वो कितना है 2 मीटर है। और जो विस्थापन है वो बल की दिशा के ही अनुदिश है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो व्हाट विल बी द वर्क डन। मास का तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो 10 इंटू 2 क्या आ जाएगा, दिस इज 20 जूल। यूनिट देख लीजिए एसआई सिस्टम में है न्यूटन और मीटर, तो ये आ जाएगा 20 जूल। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, a force of 50 newton displaces an object 10 meter, what will be the work done। again same pattern question, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दोनों एसआई सिस्टम में है, तो ये आ जाएगा 500 जूल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क, इनमें से कौन सा है जो कार्य का गुण नहीं है, यानी वर्क का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो वर्क हैज ए डायरेक्शन, यही नहीं है भाई, वर्क स्केलर है ना, हमने लिखा था वर्क हैज नो डायरेक्शन, है ना। ठीक है, फॉर डूइंग वर्क इज नेसेसरी, बाकी ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं सब इसके फीचर्स हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड बस होता है वर्क में, और फोर्स अप्लाई करना जरूरी है, ये सब है। नेक्स्ट, a bus runs with a force of 4000 newton, the work done by the bus is 2000 joule, what is the distance covered by the bus। तो since work done is equal to force into displacement, तो what is the distance, मतलब ये s की बात कर रहा है, तो work done by force। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को जनरली जब हम ऐसा पढ़ते हैं तो सेम ले लेते हैं, क्योंकि जब कभी भी एक डायरेक्शन में मोशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाता है, विस्थापन कहो या दूरी कहो। तो वर्क दिया है दोस्तों यहाँ पर 2000 और फोर्स दिया हुआ है बस रन द फोर्स ऑफ 4000, तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। So this is the answer. Next, if a man pulls a trolley by applying a force of 50 Newton and trolley is displaced 30 meter, what is work done? So work done is equal to 50 Newton multiplied by 30 meter. So 5 is the 1500 joule. So this is the 1500 joule. 1500 दो ऑप्शन हो गया, चलो ठीक है, ए भी है सी भी है, अब पता है ना, ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट, a boy hold 4 kg school bag for 30 seconds, the work done by, हाँ listen, देखिए ये फंसाने की कोशिश की। कीवर्ड्स मैंने आपको बताया था जब मैं लेक्चर अभी ले रहा था, आधे घंटे पहले की बात है। कीवर्ड क्या है यहाँ पर, होल्ड। होल्ड किया हुआ है मतलब पकड़ के, जो बॉय है जो बच्चा है वो खड़ा हुआ है एक जगह पर, तो ना बैग के स्पीड में कोई चेंज है, ना उसके पोजीशन में कोई चेंज है, ना उसके शेप साइज में कोई चेंज है, तो कोई भी वर्क हुआ क्या, कोई वर्क नहीं हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, है ना। और देखिए कितने बढ़िया से आपके दिमाग को घुमाने की कोशिश की गई, बाकायदा टाइम दिया गया, जबकि वर्क के किसी फॉर्मूले में टाइम है ही नहीं, वो पावर में आता है ना। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वर्क डन, इनमें से कौन सा वर्क का एग्जांपल नहीं है, अ मैन पुशिंग अगेंस्ट द वॉल, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्क नहीं होगा, है ना। ये तीसरे बार आ रहा है आज के लेक्चर, ठीक है, बाकी सब में वर्क होगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ये सब हमने डिस्कशन में लिया हुआ है। रेज द बुक टू सम हाइट एंड वॉकिंग, भाई उठा रहे हैं ना आप, उठा रहे हैं तो उसका हाइट में चेंज आ रहा है, वर्क हो रहा है। अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन दैट ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, डेफिनेटली वर्क हो रहा है। सेकंड ऑप्शन, ट्रॉली मूव्स व्हेन द बॉय पुशेस द ट्रॉली, अब एक बच्चा है और ट्रॉली को खींच रहा है, तो जाहिर सी बात है वो मोशन में आ रहा है रेस्ट से, तो वर्क होगा। तो इसमें बी सी डी और ऑप्शन में सब में वर्क हो रहा है, बट ए में वर्क नहीं हो रहा है, तो वही पता लगाना था। When the direction of force applied in the direction of movement of object is perpendicular to each other, मतलब F is perpendicular to S, फिर से वही चीज, थीटा 90 डिग्री, तो cos थीटा मतलब cos 90 क्या आ जाएगा 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, तो नो वर्क डन।
है ना। मैथ्स में कोई चीज नहीं है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, जीरो। तो जीरो वर्क मतलब नो वर्क। इफ द वर्क डन इज नेगेटिव देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। याद करिए जो हमने कंक्लूजन निकाला था, वर्क इज नेगेटिव फॉर थीटा, क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि थीटा 180 डिग्री होता है तो cos 180 क्या हो जाता है -1, है ना। ये सब पहले हम देख चुके हैं। और इवन केवल इसके लिए नहीं है, थीटा 180 के लिए नहीं होगा, थीटा 90 डिग्री से अगर बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा या इक्वल है, इस पूरे केसेस के लिए क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। हमने cos थीटा का टेबल बनाया था, वहां से देख सकते हैं। 50 नेक्स्ट क्वेश्चन, a force of 125 Newton is acting on an object, then the object is moved up to 5 meter in the direction of force, then work done will be। बहुत सिंपल है, फोर्स लग रहा है 125 न्यूटन, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है 5, 125 5 एक्चुअली दिस इज 105 500, 25 5 दिस इज 625 जूल। ऑप्शन डी इज द आंसर, है ना। नेक्स्ट फिर से वही चीज, वॉट न्यूटन पास्कल, है ना, दूसरे क्वांटिटीज के यूनिट से। If a person pulls the trolley up to a distance of 10 meter with the force of 50 Newton, what is the work done by him? Again, force दिया है 50 और जो displacement है that is 10 meter and this is actually 500 joule. Option B. Next, if an object is rotated in a circular path, what will be the work done on it in one rotation? देखिए कॉन्सेप्चुअल क्लास जब हमने अभी देख रहे थे कॉन्सेप्ट्स हम, तो जीरो वर्क डन में जो हमने आखिरी केस देखा था that is यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आने से जस्ट पहले वाला जो स्लाइड था वो यही स्लाइड था कि वर्क डन फॉर UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वर्तुल गति में क्या होता था, जीरो। क्यों जीरो होता था, क्योंकि जो फोर्स आ रहा था वो स्ट्रिंग के डायरेक्शन के अलोंग था और डिस्प्लेसमेंट जो था वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में था। दोनों के बीच का एंगल क्या बनता था 90 डिग्री और वहां पर cos 90 क्या आता था, जीरो, है ना। मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ये वाले स्लाइड्स में देखिए भरपूर हमने डिस्कशन वहां पर किया हुआ है। क्यों वर्क जीरो हो रहा था, क्योंकि हर पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा मिल रहा था, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिल रहा था। चलिए, है ना, कम बैक टू द क्वेश्चन। तो ये जीरो हो गया। नेक्स्ट, when displacement occurs the work done by the force is considered to be negative। मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फिर भी वर्क को क्या कर रहे हैं आप, नेगेटिव ले रहे हैं। कब होता है बताइए। परपेंडिकुलर वाले केस में होगा क्या, नहीं। परपेंडिकुलर वाले केस में क्या होता है, थीटा 90 डिग्री cos 90 जीरो, तो वर्क डन जीरो हो जाता है। इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, लिसन, मोमेंटम के डायरेक्शन में बोल रहा है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन, है ना। तो यहां पर भी वर्क डन आपको कुछ मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पॉजिटिव मिलेगा। ऑप्शन डी इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट, और ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी इसी की तरह से है ना। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो ये वाला था, कहाँ गया, एक 180 डिग्री वाला क्वेश्चन हमने देखा था ना, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, हाँ ये वाला देखिए, इफ वर्क डन इज नेगेटिव देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, 180 डिग्री। मतलब यहां पर क्या होते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ये भी हम पहले स्लाइड्स में बकायदा आपको एग्जांपल से मैंने समझा दिया है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर याद दिलाते चल रहा हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, सो डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। नोट्स बनाते चलिए, बहुत जल्दी अगले लेक्चर में मिलेंगे वर्क के सेकंड पार्ट में। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।